ये आवाज़ पहुँच रही है? यस सर। यस ओके जी। सर, आ रही है आवाज़ सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। टाइप्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमने डिस्कस करना है जनरल फ़िलासफ़ीज़ को। तो फ़िलासफ़ीज़ दो तरह की होती हैं, जनरल एंड एजुकेशनल। ये हमने देख ली थी कौन सी जनरल है कौन सी एजुकेशनल है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। आप में से कोई बता सकता है कि फ़िलासफ़ी के बेसिक 3 एरियाज़ कौन से हैं? जी क्विकली। जी एपिस्टेमोलॉजी, एग्जियोलॉजी। सीरेंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। हाँ जी, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी, ये 3 बेसिक एरियाज़ हैं। अच्छा, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनिवर्स, ये फ़िलासफ़ी। और जब मैंने आपको एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो फ़िलासफ़ी है ना उसकी फ़िलासफ़ी के प्रिंसिपल की एजुकेशनल सिचुएशन में एप्लीकेशन, ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि फ़िलासफ़ी इन्वेस्टिगेट करती है यूनिवर्स को, जबकि जो फ़िलासफ़िकल जो मेथड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको जब हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी बन जाती है। अच्छा, जो बेसिक 3 एरियाज़ हैं रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज़, ये इनको एक्सप्लोर करती है, सर्च आउट करती है, जबकि जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है ये बेसिकली उसकी इनकॉर्पोरेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस नॉलेज, वैल्यूज़ और रियलिटी की एजुकेशनल सिचुएशन के अंदर। तो इसमें बिलीव्स, आइडियाज़ और थिंकिंग, किस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है सेल्फ, नेचर और यूनिवर्स के बारे में। जबकि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में बच्चे को उस नॉलेज, उस नेचर, उस यूनिवर्स और अपनी सेल्फ के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। ये एम्स ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करता है जनरल फ़िलासफ़ी, जबकि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी बताती है कि उन एम्स ऑफ लाइफ को आपने अचीव कैसे करना है स्कूल के अंदर करिकुलम के थ्रू। अच्छा, एक्सप्लोर कल्चर, ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स, ये कल्चर, ट्रेडिशन और नॉर्म्स को एक्सप्लोर करता है, जबकि ये टीचिंग मेथड और करिकुलम को एक्सप्लोर करता है। फ़िलासफ़ी विजडम है, जबकि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो है उस विजडम की ट्रांसमिशन होती है। फ़िलासफ़ी जो है थियरी या गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, जबकि एजुकेशन उन गाइडलाइंस को प्रैक्टिकल बनाती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे, इंटरव्यू क्वेश्चन था। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज़म, रियलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशलिज़म एंड नेचुरलिज़म, ये पांचों हम पढ़ेंगे। 1 घंटा 20 मिनट हमारा टोटल टाइम इस पर लगेगा। तो आप लोगों ने अभी से नीयत बांध लें 1 घंटा 20 मिनट के लेक्चर की, क्योंकि ये हम एक साथ ही पढ़ेंगे तो बेहतर अंदाज में समझ आएगी। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहिए होगी। इन पांचों का ना मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टार्ट में ये बात है 427 BC की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 450 साल पहले की, कि सबसे पहले जब फ़िलासफ़ी दी गई तो ये कहा गया, यानी वही नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज और वैल्यूज़, वही बातें वही हैं, ठीक है। तो ये कहा गया कि वो नॉलेज सबसे बेहतरीन है जिसको हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, या जो चीज़ हमारे माइंड के अंदर मौजूद होती है, आ सकती है, यानी तख़य्युलात, हमारे ख़यालात, हमारे आइडियाज़ किसी भी जिस भी चीज़ के बारे में बन सकते हैं, वो चीज़ रियल है, हकीकी है, ठीक है। और इसमें साथ ये भी कहा गया कि जो नॉलेज अल्लाह ताला की ज़ात से आता है वो आखिरी इल्म है, यानी उस वही असल नॉलेज है, इसके अलावा कोई नॉलेज जो है वो रियल नहीं हो सकता। और ये कहा गया कि जो वैल्यूज़ नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही हैं, यानी फ़िक्स वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, अक़दार जो है वो चेंज नहीं होती, वही चलती रहती हैं। तो इनका इस फ़िलासफ़ी का फोकस माइंड के ऊपर था कि इंसान के जहन जो है, माइंड जो है, वही सब कुछ है। फिर इसके ये प्लेटो ने दी थी। प्लेटो के स्टूडेंट आए एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि नहीं उस्ताद जी आप गलत हैं, इंसान का माइंड रियल नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान ना जानता है, ना इंसान के जहन में वो आ सकती हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आइडियाज़ रियल नहीं हो सकते, इसलिए मटीरियल जो है वो रियल है। मैटर, मटीरियल, फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, जिसका वजूद है ना, वो रियल है। स्पिरिचुअल बीइंग जो है वो आपको पता है कि उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे हमारी रूह है, ये एक स्पिरिचुअल इसकी एग्जिस्टेंस है। कोई ना इसको देख सकता है, ना इसको छू सकता है, ना टच कर सकता है, ना फील कर सकता, कुछ भी नहीं है,
ठीक है, ये जो है एक अल्लाह ताला का अमर है, ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ है। तो लेकिन देखें, अगर ये मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, रूह की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अरिस्टोटल ने कहा कि जो चीज़ जिसका वजूद नहीं है ना, वो रियल नहीं हो सकती। यानी जो आप कह रहे हैं उस्ताद जी कि आप जहन में जो आइडियाज़ आते हैं, थिंकिंग थॉट होती है किसी भी चीज़ के बारे में, वो रियल है। तो जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं है, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, देखी नहीं होती, और हर एक चीज़ के बारे में इंसान का जहन जो है या इंसान आइडियाज़ जनरेट भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि आइडियाज़ रियल नहीं हैं, इसलिए फ़िज़िकल चीज़ें जो एग्जिस्टेंस है जिस चीज़ की, वो रियल है। वैल्यूज़ इसने कहा कि चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज़ फ़िक्स नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। फिर एक और फ़िलासफ़ी आई जोहन डेवी की। ये बात है 400 BC की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल कबल की ये जंग शुरू थी, और फिर 20वीं सदी तक इस पे खामोशी रही। 20वीं सदी में आकर जोहन डेवी ने जो है, और इसमें विलियम जेम्स ने एक आइडिया प्रेजेंट किया। उसने कहा कि वो आइडियाज़, यानी उसने कहा कि दोनों आप ठीक हो सकते हैं उस सूरत में अगर आइडियाज़ को और जो चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस है हम उनके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें, यानी उनको छू सकें, उनको यूज़ कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। ठीक है, तो यानी हर वो आइडिया या हर वो मैटर जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो रियल है। अगर हम किसी आइडिया के साथ, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के साथ, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते तो वो रियल नहीं है। ये तीसरी फ़िलासफ़ी आ गई। उन्होंने कहा कि आप दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन उस सूरत में अगर आप उसको, आइडियाज़ को या मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करें, एक्सपीरियंस कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद एक और फ़िलासफ़ी आती है, वो कहती है कि जी ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं, यानी आइडियाज़ भी, मैटर भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो इंसान की अपनी एग्जिस्टेंस है, इंसान का, ये एग्जिस्टेंशलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, चौथी फ़िलासफ़ी जनरल। इंसान सोचता है कि वो दुनिया में क्यों आया, उसके आने का मकसद क्या था, उसको क्यों तख्लीक किया गया, उसका यहाँ पे क्या किरदार हो सकता है, उसने एक दिन मरना भी है, इसलिए जो वो करेगा अपने किए का ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा। यानी इंसान जो कुछ करता है ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, इंसान को चॉइस है। ये हमारा रिलीजन भी हमें बताता है कि इंसान जब पैदा होता है ना, तो एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि इंसान जब पैदा होता है ना दुनिया में, तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ठीक है, और शैतान जो है ना, उसके जो चेले होते हैं, वो एक जिन को उसके साथ मुसल्लत कर देता है, जो उसका मुरीद होता है, शैतान इब्लीस का, अज़ाज़ील का। अब वो उसको ना, मतलब वसवसे डालता है, जैसे हम कहते हैं ना, वसवसा दिल में ख्याल आता है, गलत काम की तरफ इंसान जल्दी मायल होता है, उसमें बेसिकली वो पीछे मौजूद होता है एक जिन, शैतानी जिन, जो उसको इस तरह के वसवसे डालता है। फिर एक अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से भी हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता मुंसलिक है जो उसको अच्छाई की तरगीब देता है। यानी इंसान अच्छे काम करने के लिए कोई जस्तजू करता है ना, जितना भी बुरे से बुरा इंसान है ना, तो कोई ना कोई नेकी वो ज़रूर रोज़ाना कर लेता है, छोटी या बड़ी। तो उसमें भी बेसिकली वो फ़रिश्ता जो है उसके साथ मुंसलिक होता है, जो उसको अच्छाई की तरगीब देता है। तो सहाबा को कराम को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक का बयान फरमाई ना, तो किसी ने आगे से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा कोई जिन वगैरह, शैतान जिन मुंसलिक किया गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है कि हाँ किया गया था, लेकिन वो मुसलमान हो गया, मुझे वसवसा नहीं डालता वो। तो बात करने का मकसद ये है कि ये एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी ये कहती है कि इंसान के पास फ्रीडम ऑफ चॉइसेस हैं, वो अच्छाई की तरफ जाए, बुराई की तरफ जाए। इसलिए जब उसकी चॉइसेस अपनी हैं, तो फिर क्या है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका ज़िम्मेदार भी इंसान ख़ुद होगा। वो कोई भी रेडीमेड चीज़ें, बनी बनाई दूसरों की चीज़ें नहीं लेगा, उसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वही उसको करनी चाहिए, और वही रियलिटी है। तो एग्जिस्टेंस के ऊपर ये बेस्ड बिलीव करते हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म कहती है कि आपकी अपना वजूद ही रियलिटी है, अगर आप इसको सही मायनों में इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छा, ये एक फ़िलासफ़ी आ गई। फिर एक आखिरी फ़िलासफ़ी जो है जनरल फ़िलासफ़ी थी, वो नेचुरलिज़म थी। अब किसी ने आके बात कर दी माइंड की, आइडियाज़ की, किसी ने आके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फ़िज़िकल मैटर की, किसी ने कहा जी एक्सपीरियंस की, किसी ने कहा कि नहीं, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस रखती है। और लास्ट वन
जो है वो रोसो ने एक थीरी दी, फ़िलासफ़ी दी। उसने कहा कि जो नेचर है ना, आपका जो इन्वायरमेंट है वो सब कुछ है, वो आपको अच्छा या बुरा बना सकता है। तो इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तश्कील देता है, आपकी पर्सनैलिटी की, आप नॉलेज, वैल्यूज़, रियलिटी। वैल्यूज़ उन्होंने कहा कि जो है वो फ़िक्स नहीं है, वो भी चेंज हो रही हैं। तो ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम हमने डिज़ाइन डेवलप किए हों, ये सारे गलत हैं, ये नहीं होने चाहिए। स्कूल बंद कर दिए जाएँ। एक बच्चे को उसका इन्वायरमेंट ही सब कुछ सिखाता है। नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया था कि इन्वायरमेंट या नेचर जो है हर एक चीज़ की वो अच्छी होती है। इंसान ने जो है वो बाय नेचर इंसान भी अच्छा होता है, लेकिन हालात वाक़यात जो है वो उसको बुरा बना देते हैं, या हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं ये उसको बुरा बना देते हैं। तो ये एक जनरल मैंने आपको आइडिया दिया है इन पांचों फ़िलासफ़ीज़ का। वन बाई वन हम इसको देखेंगे। आप अपने जहन में ये बेसिक थीम रखेंगे तो इनको समझना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहली फ़िलासफ़ी है, फाउंडर हैं इसके प्लेटो, और एक्सपोनेंट इसके हैं। फाउंडर जो बनाने वाला है, फ़िलासफ़ी देने वाला, और एक्सपोनेंट जो उसके सपोर्टर होते हैं। 427 से 347 BC ये लाइफ स्पैन है प्लेटो का। ये इसके फाउंडर हैं, इन्होंने ये फ़िलासफ़ी दी थी। रिपब्लिक इनकी किताब है, उसके अंदर। तो आइडिया किसको कहते हैं? थाट और सजेशन टू अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। इसका दूसरा नाम स्पिरिचुअलिज्म भी है। देखिए मैंने जैसे बात किया ना कि एक होता है हमारा ब्रेन, एक होता है माइंड। फोर, मिड एंड हाइंड, ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। अब देखें ब्रेन मुख्तलिफ काम कर, हम सोच रहे हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि किसी के जहन के अंदर जाके कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है? नो। लेकिन एग्जिस्टेंस तो है। इस वक्त आपके जहन भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, मेरा जहन भी सोच रहा है, लेकिन हम जो है किसी के जहन को किसी भी तरह नहीं पढ़ सकते कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो यानी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन उनका वजूद नहीं है। थिंकिंग मौजूद है लेकिन वजूद नहीं है। तो वो चीज़ जिसका वजूद नहीं होता वो बेसिकली स्पिरिचुअल होती है। तो इसको इसलिए स्पिरिचुअलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोकस करती है ब्रेन के ऊपर नहीं, माइंड के ऊपर। तो जो यूँ समझ लें जैसे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है ना, किसी भी चीज़ का एक सॉफ्टवेयर है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है आगे, जो जैसे वो उसकी एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते किसी भी कंप्यूटर के। यूँ समझ लें कि माइंड हमारा जो है, हमारा ब्रेन जो है वो हमारा कंप्यूटर है, और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा माइंड होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। अच्छा, तो ये प्लेटो ने दी, इसलिए इसको स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। इसके एक्सपोनेंट फ्रेडरिक फ्रोबल जिसने किंडरगार्टन दिया था, रेने डिस्कार्ट जिसने रैशनलिज्म थ्योरी दी थी। तो ये दोनों जो है इसके एक्सपोनेंट हैं, और ये ग्रीक ओरिजिन है इसका, क्योंकि ये दोनों जो है वो ग्रीक थे। प्लेटो भी, अरिस्टोटल भी यूनानी जो है वो थे। तो एथेंस इनके शहर का नाम था, जिसमें इन्होंने जो है वो अपनी दरसगाहें भी बनाई थी। तो इसकी डेफिनेशन है वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बेसिक्स बताए थे, आपके जहन में होंगे। तो ये सारी फ़िलासफ़ीज़ बहुत आसान है। बिलीव दैट आइडियाज़ आर ओनली ट्रू रियलिटी, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड, इट इज़ सर्च फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड जस्टिस। अब देखें कॉन्शियस हमारा जो ब्रेन है ना, इसके तो तीन कंपोनेंट, मिड, फोर एंड हाइंड ब्रेन होते हैं। इस तरह हमारा जो माइंड होता है ना, उसके भी तीन कंपोनेंट हैं। एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, और एक होता है सब कॉन्शियस। जो हमारा शऊर होता है ना, जैसे अब इस वक्त मैं जो है अपने कॉन्शियस को यूज़ करते हुए आपसे मुखातिब हूँ, यानी मैं हाजिर दिमागी से जो भी बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियसनेस होता है। तो इन्होंने भी इसी के ऊपर बात की कि हमारे जो माइंड का कॉन्शियस रीजनिंग है हमारे जहन के अंदर, ठीक है, उससे हम ट्रुथ को यानी नॉलेज को, ब्यूटी को, जस्टिस को, वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट या एक्वायर करते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी है आइडियलिज़म, इसकी डेफिनेशन। अब इसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मज़ीद फ़ीचर्स हैं। सबसे पुरानी फ़िलासफ़ी मैंने आपको बताया कि पहली फ़िलासफ़ी थी ये। फोकस इसका किस चीज़ के ऊपर है? माइंड के ऊपर, माइंड की थाट्स, माइंड के अंदर आने वाली थाट्स, आइडियाज़, थिंकिंग, स्पिरिट के ऊपर। और ये कहते हैं कि जो स्पिरिट हैं वो ट्रू रियलिटी हैं। कॉन्शियस रीजनिंग जो है माइंड के अंदर हो रही होती है, उसके ऊपर ये बिलीव करते हैं। और ये आपसे मेरा सवाल है, क्या ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे आइडियलिस्ट जो होंगे? जी नो सर। नहीं करेंगे, ठीक है। मैटर या मटेरियल वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सो इट इज़ नॉट रियल, ये एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं कि जी मैटर और मटेरियल तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। फोकस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन,
ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। ये दो इम्पोर्टेंट MCQ हैं। एक आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज सेल्फ रियलाइजेशन, और एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, वो होता है सेल्फ एक्सप्रेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका फोकस सेल्फ, अपनी आप को रियलाइज़ करना, अपनी यानी चीज़ों को, अपने करेक्टर की बात हम कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस की बात कर सकते हैं। एक इंसान जो है वो जब चीज़ों को अच्छा मुस्बत सोचेगा तो वो साफ ज़ाहिर है उसकी एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी उसकी अपनी जो कह सकते हैं हैप्पीनेस को, इसको इनर हैप्पीनेस उसको फील होगी। सेल्फ रियलाइजेशन से मुराद ये है कि अपनी जो शख्सियत है ना, उसकी पहचान करना कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये कहते हैं कि वैल्यूज़ प्री डिटर्मिन है, एब्सोल्यूट है, अनचेंजिंग है। इंसान वैल्यूज़ का क्रिएटर नहीं है, तो जो वैल्यूज़ अल्लाह ताला ने बना के दे दी हुई हैं वो प्री डिटर्मिन है, एब्सोल्यूट है। इसको रिलीजियस फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए इट इज़ मोनिज़म। मोनिज़म कहते हैं वो चीज़ जिसका सोर्स एक हो, उसको मोनिज़म कहा जाता है। डुअलिज़म जिसके सोर्स जो है वो दो हों, उसको डुअलिज़म कहा जाता है। तो मोनिज़म इसलिए इसको कहा जाता है कि क्योंकि ये कहती है कि सारे का सारा जो नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज, वो गॉड है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है। एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका एक और बिलीफ है। ये कहते हैं कि इंसान की जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है ये सुप्रीम इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो idealism believe that human personality is of supreme importance and constitute noblest work of God. Therefore, supreme aim of education is to exalt self, which implies self-realization. It is also called exaltation of humanity. तो self realization, अपनी ज़ात की पहचान करना, inner feeling, inner happiness जो है वो feel करना, तो इसको exaltation of humanity या self realization कहते हैं। ये इसके फीचर है। उसके अलावा बॉडी एंड मैटर, यानी देखें बॉडी भी बेसिकली एक फ़िज़िकल चीज़ है ना, तो फिज़िकल चीज़ों को तो ये नहीं मानते। फॉर बॉडी एंड फिज़िकल आर फॉल्स, माइंड एंड आइडियाज़ आर रियल। माइंड, आइडियाज़, थिंकिंग, थॉट, स्पिरिट, ये इस पे इनका फोकस होता है। मैन एक स्पिरिचुअल बीइंग है, यानी इंसान जो है ये स्पिरिचुअल क्रिएशन है अल्लाह ताला की, ठीक है। और ये यहाँ से एक फ़िलासफ़ी आगे हम जाके पढ़ेंगे, ह्यूमनिस्ट जो है फ़िलासफ़ी होती है, तो ये उससे भी रिलेट कर है। रियलिज़म की ये टोटली अगेंस्ट है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस, रियलिज़म का जो फोकस है ना, चले अभी हम पढ़ेंगे भी, तो उसका फोकस है ऑब्जेक्ट या मैटर के ऊपर, और उस मैटर से आने वाला जो नॉलेज है वो कैसे लिया जाता है, दो तरह से, सेंसरी एक्सपीरियंस से या फिर साइंटिफिक मेथड से। यानी जैसे इनका था ना सोर्स ऑफ नॉलेज, आइडियलिज़म का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है वैसे जी? स्पिरिचुअलिज्म सर। आइडियलिज्म वो गॉड की बात कर रहे हैं यस, सर। मोनिज़म थ्योरी है और अल्लाह ताला से आने वाला नॉलेज रियल है, ठीक है। और जहन के अंदर आने वाले जो ख्यालात हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला जो नॉलेज है वही हतमी है। तो सेंसरी एक्सपीरियंस, ये जो इसके बाद हमने पढ़नी है ना फ़िलासफ़ी, वो कहती है कि जी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस, या जिसको हम एम्पिरिकल नॉलेज हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, यानी हमारे जो सेंसेस हैं उनके ज़रिए आने वाला इल्म, सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंस परसेप्शन, एम्पिरिकल नॉलेज या एम्पिरिकल एक्सपीरियंस कहलाता है। ये चार नाम इसके होते हैं, मैंने बताया हुआ है। और दूसरा है साइंटिफिक मेथड, ये डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड जो है, डिडक्टिव मेथड सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया था, तो ये उसी की फ़िलासफ़ी में मौजूद है। तो ये जो आइडियलिज़म है ये अगेंस्ट है किसके, रियलिज़म के जो दोनों मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस भी और साइंटिफिक मेथड के भी, ठीक है। ये कहते हैं कि ट्रूथ इज़ परफेक्ट एंड इटर्नल, ट्रूथ मुकम्मल है, यानी ये नॉलेज परफेक्ट है और इटर्नल है, और ये मैटर के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता, जो कि ख़ुद इम्परफेक्ट है, जो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है। मैटर चेंज हो जाता है ना, जैसे पानी है तो इसकी तीन हालतें हैं। तो बी फाउंड इन मैटर विच इज़ इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अल्लाह ताला की ज़ात पे ये रखते हैं, बिलीव रखते हैं, और ये कहते हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। स्पिरिचुअल लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। इस साइकोसेंट्रिक, यानी ये कहता है कि माइंड जो है वो सेंटर ऑफ रियलिटी है। कैरेक्टर में भी डेवलप थ्रू इमिटेशन, तो इमिटेशन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट की जा सकती है। जहाँ तक कोई इस थ्योरी के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं जी। जी प्लीज़।
आगे चलें। एक्सक्यूज मी जी जी पूछें। सर, ये जो कहते हैं कि बॉडी एंड मैटर आर पार्ट्स, तो मैटर का तो समझ आ रहा है लेकिन बॉडी का थोड़ा समझ नहीं आ रहा बॉडी कि फिजिकल हाउ है ना, बॉडी। बॉडी भी एक मैटर है। देखें बॉडी मैटर से मिलके बनी है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो हमारी बॉडी जो है सॉलिड और लिक्विड से मिलके बनी हुई है। फिज़िकल चीज़ बॉडी से मुराद ये ह्यूमन बॉडी भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है वो बॉडी से मुराद कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट। सर ये अच्छा सर, फाउंडर और एक्सपोनेंट का फर्क जरा दोबारा मैंने बता बताया दें। है, फाउंडर बनाने वाला, एक्सपोनेंट उसको सपोर्ट करने वाला। फिलोसफिकल एस्पेक्ट। कोई और सवाल है? यहाँ तक आगे ना चलें, फिलहाल जो जो मैंने पढ़ाया उससे सवाल करें। सर उर्दू में एक्सपोनेंट का मतलब शारे हैं ना सर, जो उसकी तशरीह करता है सर, फिर इस तरह आसानी हाँ से याद मतलब रहेगा सपोर्ट करने वाला, उसको अपने किसी जी सर। वर्क में यूज़ करने वाला। ठीक है, ये यूज हो सकता है। यानी डेवलपर जिसने आइडिया दिया वो फाउंडर होगा, उसके अलावा बाकी सारे जिन्होंने उसको यूज़ किया, उसमें कोई एडिशन की, तो वो जो है वो उसके एक्सपोनेंट कहलाएंगे। अच्छा जी, सर आपने इसका ऑब्जेक्टिव जो बताया है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, और एक और कौन सा बताया है? वो आगे पढ़ेंगे भी। सेल्फ ऑब्जेक्टिव। एक्सप्रेशन नेचुरलिज्म का मैंने बताया। माइक ऑफ कर दें अपने प्लीज़, किसी का माइक ऑन है। ओके। अच्छा, सेल्फ एक्सप्रेशन नेचुरलिज्म। अच्छा, फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखते हैं। आप देखें तीन चीज़ें होती हैं फ़िलासफ़ी के अंदर, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। अब इनके नज़दीक जो एपिस्टेमोलॉजी है, यानी नॉलेज क्या है, कहाँ से आता है, माइक ऑफ कर दें प्लीज़, आइडियाज़ से, और स्पिरिचुअल नॉलेज रियल है। ये कहीं और किसी और फिलॉसफी में ये वर्ड आइडियाज़ और स्पिरिचुअल यूज़ नहीं होंगे। ये भी एक साइन होता है अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। तो आइडियाज़ और स्पिरिचुअल नॉलेज अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट है, फाइनल है, हतमी है, आखिरी है। ये इनका बिलीव है एपिस्टेमोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें आइडियलिज्म का, एक्सियोलॉजी ये कहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो रियल हैं और अनचेंजिंग है, वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। इवल जो है इसकी कोई यानी बुराई की, बैडनेस की एग्जिस्टेंस होती नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस करते हैं और सारी की सारी लाइफ के लिए एक बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, यानी एक बच्चा अपनी मुकम्मल लाइफ के लिए अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करे। उसके बाद ओंटोलॉजी, रियलिटी की हम बात करते हैं, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि सेल्फ इज़ प्राइमरी रियलिटी, यानी वही सेल्फ रियलाइजेशन या एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो रियलिटी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्राइम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, सेल्फ को देते हैं। अब एम्स ऑफ एजुकेशन, तीन बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन है। सर्च फॉर ट्रूथ, यानी हक़ाइक़ की तलाश, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप की पहचान, कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको रिलीजियस भी हम कहते हैं। ठीक है, इस फिलोसफी को। अच्छा, ये तो एम्स हो गए। अब करिकुलम की बात। करिकुलम इनका कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज़, यानी इनका करिकुलम वो ट्रेडिशनल होगा। जो इटर्नल से क्या मुराद है, जो अब्दी है, जो फिक्स है, बार बार रिपीट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, रिलीजियस हो सकता है, मोरल स्पिरिचुअल हो सकता है, लिटरेचर, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं इनके करिकुलम के अंदर। ये किसके ऊपर फोकस करेंगे, थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, बुक रीडिंग के ऊपर, पॉजिटिव एजुकेशन के ऊपर। आप देखें रीजनिंग से मुराद यहाँ पे वही कॉन्शियस रीजनिंग है, कॉन्शियस थाट है। ठीक है, यानी ख़ुद से इंसान जब किसी चीज़ को सोचता है ना, अपने हाजिर, एक होता है हमारा ड्रीम। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जहन के अंदर होती हैं, टंग स्लिप जैसे होती है ना, ज़ुबान फिसल जाना, हम बात कोई और करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमारे मुंह से बात कोई और निकल जाती है। सम टाइम ऐसा होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अनकॉन्शियस की, वैसे बात लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करता हूँ इसको। यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था तो मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, तो वो जो मेरा क्लर्क था ना, वो उस वक़्त की बात है 2010-11 की, वो 100 रुपये का ईज़ी लोड करवाता था। हर जो हमारी किस्त आती थी ना, वो इंस्टॉलमेंट हमें देने से पहले ना, वो कहता था आप 100 रुपये का लोड करवाएं। तो अब मैं उसके सामने बैठा हूँ चेयर पे, उसने मुझे कहा कि वो आपने मेरा काम नहीं किया, जैसे ही आप करेंगे तो ये हम भेज देंगे आपका चेक। ठीक है, मैंने उधर बैठे बैठे भाई को मैसेज किया। मैसेज की स्टेटमेंट जो है, जो थोड़ी बहुत मुझे याद है, यार इस कमीने के नंबर पे 100 रुपये का लोड तो कर दें, और मैंने मैसेज उसी क्लर्क के नंबर पे भेज दिया। ये है अनकॉन्शियस।
यानी मतलब मतलब नंबर तो उसका मुझे पता था कि इसका ये नाम है, लेकिन अनकॉन्शियसली मैंने उसको ही भेज दिया। खैर उसने मैसेज ना पढ़ा, मैं हॉस्टल गया, हॉस्टल में पहुंचा, नमाज़ पढ़ रहा था, मुझे कॉल आई फ़ारूकी साहब किधर है, मैंने कहा नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कहते अच्छा फ़लाँ जगह मुझे फ़ौरी आके मिले। मैं गया, मुझे उन्होंने वो मैसेज मोबाइल सामने किया। बहरहाल वो एक उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग स्टोरी है। तो बात करने का मकसद अनकॉन्शियसनेस है कि आप जो है सम टाइम आपके जहन में आपकी इस मेमोरी के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, बट आप उनको उस वक्त यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन वो हो जाती हैं यूज़। इसको अनकॉन्शियस हम बोलते हैं। और ये जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं ये बेसिकली कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस रीजनिंग पे इनका फोकस है, ये सारी बात समझाने का मकसद। डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन यानी जो सर मेंटल किन्होंने डिसिप्लिन है आपको उसकी बात स्कॉलरशिप करते दे हैं। दिया कि नहीं? मॉरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, और बच्चे को यानी चाइल्ड फ्रीडम इस फिलॉसफी में नहीं दी जाती। जी क्या पूछ रही हैं, बता रही हैं? सर मैं पूछ रही सर मैं ये कह रही हूँ कि फिर उन्होंने आपको स्कॉलरशिप वो पे कर दिया, चेक दे दिया या नहीं? हाँ चेक मिल गया था मुझे। ठीक है। चले वो ये हमारा एक टॉपिक एक्सक्यूज मी सर, मैं ये पूछ है रहा था साइको कि एनालिसिस ना, उसमें फिर ये अगेन मैं आपको इस पे मज़ीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। यही एग्जांपल दोबारा कोट करके मैं फिर बताऊँ। अच्छा, लेक्चर, डिस्कशन, एक्सक्यूज डायलॉग, मी सर, क्वेश्चन ये आंसर मेथड, इनका जो ये सवाल पेपर में आ चुका है कि ये किसकी चॉइस है या किसकी किस फिलॉसफी का मेथड है। तो लेक्चर मेथड सबसे पहले आइडियलिज्म ने दिया था, ठीक है। डिस्कशन, डायलॉग, क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसका दूसरा नाम डायलेक्टिक मेथड है। ये क्वेश्चन आंसर मेथड इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसको डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं, ये सोक्रेटिस ने दिया था। और स्टोरी टेलिंग मेथड ये प्लेटो का अपना दिया हुआ है। और लेक्चर मेथड भी कुछ बुक्स में प्लेटो का लिखा हुआ है, कुछ में सोक्रेटिस का लिखा हुआ है। पर लेक्चर ज़्यादातर जो है वो सोक्रेटिस के उसमें खाते में जाता है। बुक रीडिंग, ये इसके जो है वो मेथड है। टीचर सेंटर्ड है, टीचर इसमें स्पिरिचुअल गाइड है। सर लेक्चर और मेथड प्लेटो का हो सकता है वैसे? जी सर लेक्चर मेथड ये प्लेटो का भी हो सकता है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इनके खाते में जाता है। तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर इसमें स्पिरिचुअल गाइड है और रोल मॉडल होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर आज तक जो चीज़ें पूछी गई हैं, ये पूछा गया एक ये लेक्चर मेथड का यानी टीचिंग मेथड का पूछा गया, टीचर का रोल पूछा जाता है और बच्चे की फ्रीडम, चाइल्ड फ्रीडम पूछी जाती है ज़्यादातर। लेकिन आपने इसको एक नज़र देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। ये कहते हैं कि आइडियाज़ आर एसेंस, यानी आइडियाज़ सब कुछ हैं। जो पहली फ़िलोसफी दी थी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहलाती है, प्लेटो की अपनी। उसके बाद है जॉर्ज बेर्कले ने इसका कहा कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि मैन इज़ एबल टू रीज़न विदाउट परसेप्शन फ्रॉम आउटसाइड, यानी वही बात है कि वो अपने बाहर से किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस किए बगैर अपने माइंड से किसी चीज़ की रीज़न जो है वो रीजनिंग, कॉन्शियस रीजनिंग इन द माइंड यहीं से है कि बच्चा जो है या इंसान जो है वो किसी भी चीज़ को बाहर से एक्सपीरियंस किए बगैर ख़ुद से उसकी रीज़न या लॉजिक बता सकता है। और रिलीजियस जो है ये कहते हैं कि इटर्नल वैल्यूज़ जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से जो आती हैं वैल्यूज़ वही हैं, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो ये तीन तरह की आइडियलिज़म है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और रिलीजियस। ये कभी भी नहीं पूछा गया इन तीनों के बारे में, लेकिन आपने एक नज़र देख लेना है। आइडियलिज़म जो है वो प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर लिखी थी, और उसने कहा कि दो तरह की वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं, एक मेंटल वर्ल्ड या जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम कहते हैं, ठीक है। इसको देखें, यहाँ पे ब्रेन वर्ल्ड नहीं कहा गया, क्योंकि ब्रेन जो है वो फिज़िकल चीज़ है और माइंड जो होता है ना वो स्पिरिचुअल होता है। तो मेंटल या स्पिरिचुअल है जो कि इटर्नल, परमानेंट और ऑर्डरली है। यानी वो कहते हैं कि प्लेटो अपनी बुक में कहते हैं कि दो तरह की दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, एक है मेंटल और स्पिरिचुअल। मेंटल या स्पिरिचुअल जो कि इटर्नल है, अब्दी है, हकीकी है, परमानेंट है और एक मुकम्मल मुनज़्ज़म अंदाज में ऑर्डरली है। और दूसरी उसने कहा कि वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, जो कि हम अपने सेंसेस से लेते हैं। ये जो वर्ड ऑफ अपीयरेंस है ये चेंजिंग है, इनपरफेक्ट और डिसऑर्डर की है, ठीक है। तो इसने इस थ्योरी का नाम या इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी भी कहा जाता है। तो ये जो पहली वर्ल्ड है इसको इन्होंने ख़ुद सपोर्ट किया, और दूसरी जो वर्ल्ड इन्होंने बताई, ठीक है, इसको इनके ही स्टूडेंट ने इनकी अपनी पहली वर्ल्ड को रिजेक्ट करके दूसरी वर्ल्ड के ऊपर जो है वो अपनी एक मुकम्मल फ़िलासफ़ी दी, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। आइडियलिज्म एंड यूटोपियन सोसाइटी वर मेंशन्ड इन रिपब्लिक। तो प्लेटो की बुक जो है रिपब्लिक के अंदर ये यूटोपियन सोसाइटी और आइडियलिज्म दोनों मेंशन थी। यूटोपियन सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया कि हम कैसे एक आइडियल सोसाइटी जनरेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया ये एक बुक है
ये रॉबर्ट हचन्स की लिखी हुई है, ये साथ मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एक अलग चीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑफ उटोपिया और उटोपियन सोसाइटी। ये रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया या किसने दिया, और किस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, एट्सेट्रा। सी विद द आइज़ ऑफ माइंड, तो ये जो है सारा खुलासा है इस सारी फ़िलोसफी का कि माइंड की आय से, यानी मेंटल स्पिरिचुअल आय से आप जो है हर एक चीज़ को जब देखते हैं, ये आइडियलिज़म कहलाता है। अब मुझे बताएं आइडियलिज़म में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आपको है तो मैं हाजिर। जी सर, ये जो लिखा हुआ एक लाइन, इवल इज नॉट रियल एग्जिस्टेंस, इसे सेंटेंस की समझिए सर। ये कहते हैं कि जो बुराई है ना, बैडनेस, उसकी तो एग्जिस्टेंस होती नहीं है, ठीक है। यानी यूँ समझ लें, ये अगर लाइन पढ़े ना ये वाली, कि बल्कि किधर गई है, एक सेकेंड, हाँ, इटर्नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट इन गॉड, ये इनका फोकस है कि इटर्नल वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट इन गॉड, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हमें आती हैं, जो अबदी वैल्यूज़ है ना वो वहाँ से हमें मिलती हैं। तो ये कहते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो रियल है, यानी सच जैसे है ना, तो झूठ का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, झूठ तो ये इंसान का तख्लीक किया हुआ है, ठीक है। यानी ये मैन मेड या सेल्फ मेड एक कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह बाकी जितनी बुराइयां हैं ये इंसान खुद से करता है, इनकी पहले से कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। इवल इज़ नॉट रियल एग्जिस्टेंस, रियलिटी में बैडनेस की एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये ख़ुद इंसान अपने कैरेक्टर को लूज़ करके फिर इस साइड पे आ जाता है। तो इसलिए फिर इनका फोकस कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर था। जी आगे चलें। अच्छा, अब इसके टोटली अगेंस्ट जो कुछ हमने पढ़ा है ना आइडियलिज़म में, उसका टोटली अपोजिट हम रियलिज़म में पढ़ेंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिविज़म, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस जिस भी चीज़ की है, बॉडी, मैटर, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स, इनका सारा फोकस उनका माइंड के ऊपर था, इनका इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। ऑब्जेक्ट, रेस, ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। रेस मीन ऑब्जेक्ट एंड इज़म मीन रिफ्लेक्शन आर इमेज, ठीक है। एरिस्टोटल ने दिया 382 से 322 BC इनका लाइफ स्पैन है। ये इसके फाउंडर थे, और इसके एक्सपोनेंट जॉन लॉक जिसने टेबुला रासा थ्योरी दी है, और रसल है। रियलिज़म का भी ग्रीक ओरिजिन है, वो भी ग्रीक थी, ये भी ग्रीक है, ये उस्ताद शागिर्द हैं दोनों एक दूसरे के। इसकी डेफिनेशन है, फिलोसफी बिलीव दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, मैटर इज़ रियल नॉट द माइंड, मैटर रियल है, माइंड रियल नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल अब इसके क्या है, वही जो वहाँ पे हमने पढ़ा उसके टोटली अपोजिट होगा। वो क्या कहते थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल है, और ये कहते हैं रियल वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ नेचर, वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि स्पिरिचुअल, ठीक है, या जो आइडियाज़ हैं वो रियलिटी होती है, और ये क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर, और वो मैटर रियल है। आइडियाज़ और ओनली इमेजेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ऑल नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये जो है सेंसरी एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात हो रही है कि आइडियाज़ तो सिर्फ इमेजेस हैं, ठीक है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के, फिज़िकल वर्ल्ड के, तो आइडियाज़ रियल नहीं हो सकते। तो जितना भी नॉलेज है हम कहाँ से लेते हैं, एक्सपीरियंस से लेते हैं। फिज़िकल वर्ल्ड इज़ रियल, इम्पोर्टेंस ऑन मटेरियल वर्ल्ड, ये मैटर सेंट्रिक है, जैसे वो क्या था, साइकोसेंट्रिक है। साइकोसेंट्रिक, ये मेट्रोसेंट्रिक है, यानी मटेरियल्स जो है इस पे फोकस करती है। जैसे अभी हमने बात की थी साइंटिफिक। सर ये मेटाफिजिक्स वाली बात है सर, इसमें मेटाफिजिक्स का कांसेप्ट है सर, वही वाला। नहीं, मेटाफिजिक्स तो होता है कि फिज़िकल ऑब्जेक्ट से भी अगली बात है। मेटाफिजिकल इज़ समथिंग बियॉन्ड द फिज़िकल, यानी चीज़ों का वजूद होना लेकिन उनका नज़र ना आना, वो मेटाफिजिकल। ये तो फिज़िकल एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इसकी स्मेल भी ले सकता हूँ, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। वो जो हम एक फ़िलासफ़ी आगे जाके पढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंशलिज्म, तो जो आप बात करें ना मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट चीज़ों की, ठीक है। आप देखें जन्नत जहन्नम के बारे में हमें सब कुछ पता है कि वो क्या क्या है, लेकिन ना कोई देख सकता है ना छू सकता है, एग्जिस्टेंस तो है, नज़र तो नहीं आ रही।
रूह है, मौजूद होती है, नज़र नहीं आती। अच्छा, इट इज़ साइंटिफिक, इट डजेंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इट इज़ प्लूरलिस्टिक। ठीक है, ये साइंटिफिक उस पर बिलीव करती है, नॉलेज के ऊपर, वो डिडक्शन और इंडक्शन जो नॉलेज होता है उसके ऊपर। प्लूरलिस्टिक है, ये कहते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं? मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, किसी भी तरह से आप नॉलेज ले सकते हैं। यूनिवर्स इज ऑपरेटेड, अब देखें नेचुरल लाज, फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, या मैटर, मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, ये सारी मिलती जुलते वर्ड्स हैं। तो इनका सारा फोकस, हर लाइन में आपको इस तरह का कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। अच्छा, अब ये नॉलेज को डिस्कवर, ट्रुथ भी नॉलेज होता है, याद रखिएगा। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? नॉलेज। डिस्कवर ट्रुथ थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी वही हमारे जो 5 सेंसेस हैं, एम्पिरिकल नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक मेथड से। तो ये इसके सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। ये कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो परमानेंट नहीं होती, वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। डेवलप रैशनल पावर इन लर्नर्स के अंदर जो है वो रैशनल पावर डेवलप करते हैं। लर्नर्स में रैशनल पावर जो है, रैशनल किसको कहते हैं? कंपैरेटिव सर। हाँ, रीज़न या लॉजिक को यूज़ करके, हाँ जी, बच्चों के अंदर जो है रीजनिंग को, जजमेंट को, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अरिस्टोटल को कहा जाता है कि ये साइंटिफिक मेथड का फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड है। ये इंडक्शन और डिडक्शन जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक सवाल लाजमी आता है, साइंटिफिक मेथड वाज गिवन बाय, ठीक है, तो अरिस्टोटल भी पूछा जा सकता है, या विच फिलोसफी फेवर साइंटिफिक मेथड, तो ये जो है रियलिज्म ने दिया था। अच्छा, साइकोलॉजी का फादर भी इनको कहा जाता है, अरिस्टोटल को फादर ऑफ रियलिज्म है, इन्होंने ये फिलोसफी खुद दी है। और डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक फॉर रीजनिंग, ये जो डेवलप रैशनल पावर की जो बात हो रही है, तो जो लॉजिक का डिसिप्लिन है ना, फिलोसफी की चौथी ब्रांच मैंने कल भी आपको बताई थी, कल से मुराद जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हो उसमें, कि ये फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर? लॉजिक जो है, रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज, वैल्यूज़ एंड रियलिटी इज़ नाउन एज फिलोसफी। तो ये जो रैशनल इन्वेस्टिगेशन है, ये लॉजिक है, डिसिप्लिन है, एक अलग फिलोसफी का इन्होंने दिया। अच्छा, अब देखें, ये आपने सवाल नहीं पूछा कि सर ये आप पढ़ा तो हमें जनरल फिलोसफी रहे हैं, फिर ये क्यों आप बता रहे हैं करिकुलम, डिसिप्लिन, टीचिंग मेथड, रोल ऑफ टीचर, तो है तो ये जनरल फिलोसफी, फिर ये क्यों बता रहे हैं? तो खैर चले, मैं इसका जवाब भी खुद दे देता हूँ। ये हमारी डेरिवेशन है, जैसे हम मैथ से कोई फार्मूलाज नहीं डिराइव करते, ठीक है, तो ये बेसिकली जो उन्होंने प्रिंसिपल या आइडियाज़ दिए हैं ना, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, या इनके एक्सपोनेंट्स ने, तो उनसे हमने चीज़ें डिराइव की कि भाई ये इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, ये इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली जो ये हम ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, करिकुलम, डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं, तो ये वहाँ से हमने डिराइव किया हुआ है। लर्नर को इक्विप करते हैं नॉलेज के साथ, स्किल्स के साथ। अब इनका फोकस जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाना होता है, कि यानी सोसाइटी के अंदर जो आपको जितनी भी तरह की स्किल्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वोकेशनल स्किल्स, कोई ना कोई हुनर, यूँ समझ लें सादा अल्फाज में, कि हुनर सिखाना बच्चों को, इनका फोकस ही इस चीज़ के ऊपर होता है कि वो मटेरियल के को मैनिपुलेट कर सके, किसी तरह की चीज़ भी उनको आ जाए तो उसके साथ जो है उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। इक्विप लर्नर विद नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू अंडरस्टैंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चे को प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, टू इनेबल दैम टू एडजस्ट दैमसेल्फ टू द रियलिटीज़ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड मटीरियल वर्ल्ड बाय इंक्वायरी। तो ये इंक्वायरी कैसे होगी? एम्पिरिकल नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से, या फिर साइंटिफिक मेथड से, 3 मेथड से। तो बच्चे को मटेरियल वर्ल्ड इंक्वायर करने के काबिल बनाना, और स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज और स्किल देना फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब करिकुलम इनका कौन सा होगा? वो भी इसी तरह, यानी उन चीज़ों के बारे में होगा जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, मैथ्स है। ये बुकिश नॉलेज के अगेंस्ट हैं, बुकिश लर्निंग के ये फ़िलोसफी अगेंस्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन, यानी जो उसमें बच्चे की फ्रीडम इसको नहीं होगी, अगेन उसमें भी नहीं थी, चाइल्ड फ्रीडम इसमें भी नहीं है। यानी दोनों जो है ना, इन्होंने जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया था अपना, खुद यूज़ किया था, उसमें इसमें टीचर सेंटर्ड था। ये टीचिंग मेथड इसमें कौन कौन से होंगे? इनका फोकस रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स के ऊपर, 3 आर्ट्स जो हैं उनके ऊपर होगा। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, दोनों साइंटिफिक हैं। हेरिस्टिक मेथड,
हेरिस्टिक भी आप पढ़ चुके हैं, ये इंक्वायरी मेथड होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड, यही साइंटिफिक मेथड हमारा जो होता है। फील्ड ट्रिप्स, डिमॉन्स्ट्रेशन, AV8, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप टीचिंग में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रियलिज़म। बुकिश नॉलेज के ये अगेंस्ट हैं और स्टूडेंट को रिवार्ड देने के ये कायल हैं कि बच्चों को रिवार्ड देना चाहिए। दोनों फ़िलोसफीज़ में चाइल्ड फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और टीचर सेंटर्ड होती हैं दोनों फ़िलोसफीज़, और टीचर मटीरियल थिंग्स को टीच करता है। अच्छा, अब इसकी भी आगे टाइप्स हैं, कभी नहीं पूछा गया लेकिन एक नज़र आप सिंपली इसको देख लेंगे। नेव रियलिज़म, नेव रियलिज़म कहता है कि ऑब्जेक्ट्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड होते हैं, यानी अगर जैसे आइडियलिज़म कहता है ना कि हाँ वो ऑब्जेक्ट रियल है जो हमारे जिसके बारे में हमारा माइंड सोच सकता है। तो नेव रियलिज़म रिजेक्ट करता है आइडियलिज़म के इस कॉन्सेप्ट को। वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारा माइंड किसी चीज़ को जानता है या नहीं जानता तो ऑब्जेक्ट तो मौजूद होता है। अब किसी को नहीं पता, फ़र्ज़ करें मैंगो जो है उसका टेस्ट क्या होता है या किस तरह की उसकी शेप होती है, कलर क्या होता है उसका, तो मैंगो तो मौजूद है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमने ज़िंदगी में नहीं देखे, ना टेस्ट किए कभी, ठीक है। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज भी वो मौजूद है। इवन मैं वो एक दफ़ा फ्रूट की लिस्ट देख रहा था तो काफ़ी सारे नाम थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, तो वो हमारे पाकिस्तान में होते ही नहीं हैं। तो बात करने का मकसद ये कि चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन हमारे माइंड में नहीं है उनकी कोई एग्जिस्टेंस। तो नेव रियलिज़म इसी पे फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, हमें पता हो या ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड है। रिप्रेजेंटेशनलिज्म ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये कहता है कि माइंड में है या नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो मौजूद होंगे। और रिप्रेजेंटेशनलिज्म कहता है कि ऑब्जेक्ट्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में इल्म है या नहीं है तब भी वो मौजूद है। लेकिन मेटाफिज़िकल थॉट्स डिपेंड्स ऑन माइंड। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो जैसे अभी ये सवाल भी था एक स्टूडेंट का मेटाफिज़िकल का, तो ये कहते हैं कि जो मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं ना वो तो जो चूँकि हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते तो इसलिए हमें किसी हद तक माइंड पे फोकस करना पड़ता है, यानी ये थोड़ा बहुत जो है वो आइडियलिज़म के करीब जाते हैं मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इट इज़ बेस्ड ऑन जोहन लॉक माइंड, तो ये जोहन लॉक का जो थ्योरी है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए फिर जोहन लॉक इसके एक्सपोनेंट भी हैं। न्यू रियलिज़म, तो ये कहते हैं कि क्वालिटीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ अपनी होती हैं, किसी आपको उसके बारे में थोड़ा पता है। मसलन मैं समझता हूँ कि जी फ़लाँ जो एनिमल है, कोई एक्स एनिमल है, वो जो है वो बड़ा लायल होता है, वफ़ादार होता है, एट्सेट्रा, ठीक है। एक और बंदा है वो कहता है नहीं जी वो नहीं होता वफ़ादार। अब देखें उसकी जो क्वालिटीज़ है ना उस एनिमल की, या कोई फ्रूट है उसकी, मैं उसकी सपोर्ट में बात करूँ, एक बंदा उसके अगेंस्ट है, अब वो जो फ्रूट है उसकी एग्जिस्टेंस तो है, अगर मैं उसको अच्छा समझता हूँ, कोई उसको बुरा समझता है, लेकिन जो उसकी अपनी उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ है ना वो अपनी है। किसी के उसको सपोर्ट करने से या किसी को उसके अगेंस्ट जाने से उसकी क्वालिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ता। ये न्यू रियलिज़म है। जैसे ह्यूमन पर्सनैलिटी है ना, इस पे असर होता है। मसलन कोई मुझे बुरा कहेगा ना, यार आप के अंदर ये खामियाँ, तो हो सकता है मेरे अंदर कोई फ्लक्चुएशंस आ जाएं, मैं सोचूं यार वाकई जो है मुझे इन चीज़ों से अवॉइड करूँ। कोई मुझे मेरी तारीफ़ करता है, मैं खुश होता हूँ, मैं वो काम वो एक्टिविटीज़ और बढ़ा देता हूँ, लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो ये तो चेंज हो जाती हैं क्वालिटीज़ ह्यूमन की। लेकिन ऑब्जेक्ट्स की जो है वो अपनी होती हैं। दूध जो है वो सफ़ेद ही रहता है, कोई उसको काला कहे, कोई उसको सुर्ख कहे, कोई उसको सब्ज़ कहे। क्रिटिकल रियलिज़म, ऑब्जेक्ट्स की जो पोजेस होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पोजेस करता है, और ये डायरेक्टली नाउन होती हैं। मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटीज़ अपनी होती हैं लेकिन मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन किसी भी चीज़ के बारे में मुख्तलिफ हो सकती है। उसके बाद है जोहन लॉक थ्योरी, ये एक नज़र ऐसे देख लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जोहन लॉक की थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। टैबुला रासा जो है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये पूछा गया पेपर में। जो जोहन लॉक की थ्योरी है टेबुला रासा, ये किसने दी थी? जोहन लॉक ने दी थी। क्या मतलब है? ये कहते हैं कि जो बच्चे का टेबुला रासा मीन लैटिन वर्ड है इरेज टैबलेट या ब्लैंक स्लेट। ये कहते हैं बच्चे का जो माइंड है ना वो बिल्कुल खाली होता है, कोरा साफ, जैसे स्लेट, वो स्लेट और स्लेटी हम यूज़ करते थे किसी दौर में, तो माइंड एक ब्लैंक स्लेट है। अब जो एक्सपीरियंस जो हैं
जितने भी बच्चा करता है, और स्कूल जो है उस एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करता है, करिकुलम उसके लिए डिज़ाइन करता है, एक्टिविटीज़। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि उस स्लेट को फिल करता है वो, ठीक है। तो बच्चे का माइंड ब्लैंक स्लेट है, एक्सपीरियंस बिल्ड देयर नॉलेज, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस जो उसको होते हैं वो उसका नॉलेज बिल्डअप करते हैं, और स्कूल जो है उस स्लेट को फिर फिल करता है। ये है जी रियलिज़म। अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस है। रियलिज़म वाज इन रिएक्शन ऑफ आइडियलिज़म एंड प्रैग्मेटिज्म वाज रिएक्शन अगेंस्ट बोथ आइडियलिज़म एंड रियलिज़म। ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। अब ये कंपैरिजन है रियलिटी। इनका फोकस जो है आइडियलिज़म का वो रियलिटी ऑफ आइडियाज़ और स्पिरिट के ऊपर है, जबकि रियलिज़म का मैटर, फिजिकल वर्ल्ड और नेचुरल लॉज के ऊपर है। वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो इनके नज़दीक जो वैल्यूज़ हैं वो एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग हैं, ठीक है, आइडियलिज़म के मुताबिक। जबकि रियलिज़म कहते हैं कि वैल्यूज़ चेंजिंग हैं, एब्सोल्यूट यानी फ़िक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। इनके नज़दीक जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल नॉलेज अल्टीमेट है, और ये कहते हैं कि नॉलेज प्लूरलिस्टिक है, किसी भी सोर्स से आप ले सकते हैं। ऑल नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन के ऊपर बात करते हैं, यानी जो आपका माइंड जो है, आपका इंटेलेक्ट जो है वो चीज़ों को रीजनिंग से, कॉन्शियस रीजनिंग से एक्सेप्ट करता है, आपकी करेक्टर बिल्डिंग करता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चा अपना डिसिप्लिन जो है वो खुद मेंटेन रखता है। एम्स, सर्च फॉर ट्रूथ, सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड इम्प्रूव सोसाइटी। तो स्किल जब आपके पास होंगी तो आप दूसरों को काम आएंगे, तो ओवरऑल आपकी सोसाइटी इम्प्रूव होती है। तो स्किल्स के ऊपर और सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के ऊपर ये भी पेपर में पूछा गया था किसी में शायद, कि जो है वो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट किस फ़िलोसफी का जो है वो है इन पहली 4 में से। तो ये रियलिज़म है। चलें जी, यहाँ तक कोई मसला, किसी का कोई सवाल, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। जी, कोई सवाल नहीं है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब तीसरी फ़िलासफ़ी आ जाती है। मेरा ख्याल में बस 3 ही पढ़े। आप लोगों का स्टेमिना जो है ना वो देख के तो मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ भी हज़म नहीं हो रहा। ऐसे ही है, समझ आ रही है या जा रही है? ये सर रोक लें सर आ रही है समझ। उसकी कंफ्यूजन हुई तो सर, न्यू कमर्स भी साथ हैं तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। सर 2 काफी है मेरा। सर ये ज्वाइन नहीं हो रही है, अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा, चलें ये प्रैग्मेटिज्म पढ़ लेते हैं, फिर बस ये 3 काफ़ी हैं, फिर बाकी 2 कल पढ़ लेंगे, ठीक है। सर ये एक पढ़ा दें। हाँ, बस ये प्रैग्मेटिज्म इनसे चूँकि बिल्कुल क्लोज है तो इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, प्रैग्मेटिज्म जो है वो फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इनका मानना ये है कि आइडियाज़ और जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस सूरत में रियल होंगे जब हम इनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। वही प्रोजेक्ट मेथड और वही एक्टिविटी मेथड, वही ये चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने ये दी थी। विलियम जेम्स मैं कह रहा हूँ, ये पेपर में पूछा गया है। ये भी पूछा गया कई मरतबा कि आइडियलिज़म के फाउंडर कौन है, रियलिज़म के फाउंडर कौन है, इसी तरह प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर जो है वो कौन है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने दी थी 1839 से 1914 में। ये इसके फाउंडर हैं, और इसके एक्सपोनेंट जॉन डेवी, विलियम जेम्स जो है ये इसके एक्सपोनेंट हैं। और जैसे मैंने बताया कि प्रैग्मेटिज्म जो है 20वीं सदी में फिर कहाँ पे आई, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिकन फ़िलासफ़ी है, यूएस ओरिजिन है इसका, ठीक है। बहुत ही अरसे बाद, ये तकरीबन 200 साल ये बन जाते हैं, और तकरीबन 2400-2500 साल बाद जो है फ़िलासफ़ी, रियलिज़म के बाद 2400 साल बाद ये फ़िलासफ़ी आई। अब इसका फोकस क्या है, डेफिनेशन क्या है? फ़िलासफ़ी एम्फसाइजेस दैट थिंग्स, आइडियाज़ दैट कैन बी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व्ड आर रियल, ठीक है। वो चीज़ें जिनको थिंग्स या आइडियाज़ यानी ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़ जिनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो रियल है। ट्रूथ इज़ दैट वर्क, ट्रूथ वो है जो काम करता है, वर्क करता है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विद मैटर, ठीक है। यानी मैटर और आइडियाज़ दोनों का कम्बिनेशन है, किस सूरत में? जब हम एक्सपीरियंस उनको कर लेंगे।
प्लूरलिस्टिक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये कहते हैं कि जो भी आपकी थाट है, अब ये देखिए थाट जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, आइडियलिज्म का, लेकिन ये कहते हैं कि थाट ठीक होगी कब, व्हेन इट मस्ट प्रोड्यूस एक्शंस, जब वो एक्शंस प्रोड्यूस करे, यानी आप किसी भी थाट की बेस पे कोई काम कर सके। यूनिवर्स इज़ डायनामिक, कायनात जो है ये डायनामिक है, इसमें बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। नो फिक्स्ड वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं होती, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं टाइम के साथ साथ। रियलिटी और वैल्यूज़ तो अभी तख्लीकी मराहल में है, यानी वैल्यूज़ बन रही हैं, सोसाइटी चेंज होती है, नया इन्वायरमेंट, नए लोग, नए सिस्टम। अब देखें जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आज से 150 साल पहले जो है वो प्लेजरिज्म वर्ड ही शायद नहीं होगा, ठीक है, तो साइबर क्राइम वर्ड ही नहीं था, ठीक है। अब देखें जो है जब ये टेक्नोलॉजी आई, हालात, वाक़यात, इन्वायरमेंट जो है, न्यू इनोवेशंस, न्यू सोसाइटी जब डेवलप होती हैं तो फिर जो वैल्यूज़ हैं वो फिर चेंज हो जाती हैं किसी हद तक, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ इटर्नल होती हैं, जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, दयानतदारी है, ये ऑनेस्टी है, ये इटर्नल है, और कुछ वैल्यूज़ नहीं भी आ जाती हैं। तो ये उनकी बात हो रही है कि रियलिटीज़ एंड वैल्यूज़ आर स्टिल मेकिंग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट प्रोड्यूस टेस्टेबल एंड वेरीफाइबल नॉलेज, ठीक है। इनका फोकस यानी हर आपको स्टेटमेंट के अंदर वही प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, एक्शन, यही वर्ड मिलेंगे। नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस आर एक्सपीरियंस ओनली, वो इल्म जो है वो रियल है जो हम प्रैक्टिस से या एक्सपीरियंस से लेते हैं। अच्छा, इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, लर्नर मस्ट अडॉप्ट टू ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। बच्चा इस काबिल हो कि वो अपने इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कर ले, ठीक है, अडॉप्ट कर ले। चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी, ये इनका स्लोगन है। चेंज जो है ना, तब्दीली, वो एसेंस ऑफ रियलिटी है। रियलिटी जैसे जिसे हम कहते हैं रियलिटी इज़ चेंजिंग, ठीक है। ये मेटाफिज़िक्स का जो एरिया है इसको फ़िलोसफिकल इंक्वायरी से रिजेक्ट करते हैं, यानी ये कहते हैं कि मेटाफिज़िक्स तो फ़िलोसफी का एरिया हो ही नहीं सकता। जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो उसको इंक्वायरी ही हम नहीं कर सकते, तो वो कैसे फ़िलोसफी में आ सकता है? मेटाफिज़िक्स को इसलिए ये रिजेक्ट करते हैं। कंक्लूजन और कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ इज़ मेरा गेस, ये कहते हैं कि जो डेथ का कंक्लूजन है, ये आफ्टर डेथ की जो कॉन्सेप्ट है, शायद ये उनकी बात हो रही है कि उनको हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ अंदाज़े हैं। यूटिलिटेरियन है, यूटिलिटेरियन का मैं कई मरतबा आपको शायद बता चुका हूँ कि ये प्रैक्टिकल जो होती है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है कोई चीज़, उसको प्रैक्टिकल या यूटिलिटेरियन कहा जाता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड, यूटिलिटी इज़ टेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ एंड रियलिटी। यूटिलिटी एक्सपीरियंस को ही कहा जाता है कि यूटिलिटी जो है वो टेस्ट है हर तरह की रियलिटी और एक्सपीरियंस का। मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको हर स्टेटमेंट के अंदर वही बात मिलेगी, कौन सी? एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रैक्टिस। इट इज़ प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी बिलीव ऑन प्रेजेंट एंड डेमोक्रेसी। ये कहती है कि पूरी की पूरी आपकी सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ को सपोर्ट करें ना, जिस प्रैक्टिस को, तो वो प्रैक्टिस आपको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। कुछ इनके जो है वो मतलब बिलीव्स बहुत अजीब तरह के भी हो सकते हैं अगर इस बात को माना जाए। जैसे सेम सेक्स मैरिज जो है वो अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पे अगर वोटिंग होती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और ये उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि यूँ समझने के मैस मर्डर है ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन जनरेशन का, इस प्लानट अर्थ का। तो इस तरह की ये इनके फॉल्स जो है वो बिलीव्स भी हैं जो डेमोक्रेसी की वजह से आ जाते हैं। खैर ये एक अलग से डिबेट है। इट इज़ प्रैक्टिकल ह्यूमनिस्टिक फ़िलासफ़ी बिलीव ऑन प्रेजेंट एंड डेमोक्रेसी, डिफरेंट ग्रुप्स वर्क कोऑपरेटिवली टू डेवलप डेमोक्रेसी, अल्टीमेट पर्पस इज़ क्रिएशन ऑफ न्यू सोसाइटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। एक इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है? इंटरेक्शन किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस को कहते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन से होगी। अल्टीमेट रियलिटी इज़ यूटिलिटी, यानी प्रैक्टिकल चीज़ों का होना ये यूटिलिटी होती है। तो अल्टीमेट रियलिटी एक्सपीरियंस है। एंथ्रोपोसेंट्रिक है, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ रियलिटी है। पहला हमने कहा कि वो साइकोसेंट्रिक है, फिर मैटर सेंट्रिक है, और ये एंथ्रोपोसेंट्रिक है, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ रियलिटी है। रियलिटी इज स्टिल मेकिंग एंड नॉट रेडीमेड, रियलिटी पहले से नहीं बनी हुई बल्कि स्टिल वो बनने के अमल में से गुजर रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन,
बच्चे को इस काबिल बनाना। आप देखें जब आप बच्चे को प्रैक्टिकल बना लेते हैं ना, तो बच्चे को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएगा। तो ये इनका फर्स्ट बिलीफ है, ऑब्जेक्टिव है, इनेबल चाइल्ड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ डेली लाइफ, मोर एंड मोर ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़। ये चूँकि कहते हैं कि वैल्यूज़ तो हम बना रहे हैं, खुद ही वैल्यूज़ तो बन रही हैं, तो ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ज़्यादा हम अपने सोसाइटी को ज़्यादा डेवलप करेंगे डेमोक्रेसी से, तो नई वैल्यूज़ बनेंगी। बच्चे को सिटीज़नशिप के लिए, डेली लिविंग के लिए और फ्यूचर कैरियर के लिए प्रिपेयर करना और डेमोक्रेटिक आइडियल्स क्रिएट करना, ठीक है, यानी ऐसे वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस, सरगर्मियाँ तख्लीक करना जो कि मेजॉरिटी जिसको एक्सेप्ट करे। अब इनका करिकुलम क्या होगा? सबसे पहली बात यूटिलिटेरियन, 4 इसके प्रिंसिपल हैं, यूटिलिटेरियन करिकुलम होगा पहली बात। दूसरा, बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, लर्नर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा और इंटीग्रेटेड होगा। जैसे हमने वो पढ़ा था ना एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, उसमें हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है, जबकि सब्जेक्ट सेंटर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होता। तो ये वही बात है। तो यूटिलिटेरियन है, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होगा करिकुलम, और जो है इंटीग्रेटेड होगा। और लर्नर्स जो है न्यू सिचुएशन में एबल होगा कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को अप्लाई कर सके। तो इंटीग्रेशन जो है ये हम कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं। अब देखें जो पहली 2 फ़िलोसफीज़ हैं उनमें चाइल्ड फ्रीडम नहीं थी, इसमें चाइल्ड फ्रीडम दी जाती है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपना करिकुलम, अपनी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग मेथडोलॉजीज़ जो भी वो चूज़ करना चाहते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। टीचिंग मेथड कौन से होंगे? वही जो हमने पढ़े थे, आपको मैंने जब पढ़ाया था एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, तो उसमें प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी लर्निंग, ग्रुप वर्क, कोऑपरेटिव मेथड, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो टीचिंग मेथड इसका डुअल है, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, जबकि आइडियलिज्म में सिर्फ थ्योरेटिकल जो है वो नॉलेज होता है, ठीक है। रोल ऑफ टीचर इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर फ्रेंड और फिलोसफर और एक गाइड के तौर पर काम करता है। लास्ट स्लाइड है हमारी आज की, बायोलॉजिकल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक नज़र ऐसे देख लेंगे आप इनको। अच्छा, बायोलॉजिकल जो है वो प्रैग्मेटिज्म, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग, जो कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना, वो वैल्यूएबल है और उसको इस काबिल बनाती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में ख़ुद को एडजस्ट कर ले। क्या मतलब है कि मतलब ये है कि मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंसान को। अब जैसे देखें ना, एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, आप पहले देहात में रहते थे, अब गांव में रहने जाते हैं, तो वहाँ पे आप दूसरे ही दिन उस माहौल में ख़ुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है। मेरे गांव में मेरी एक स्टूडेंट थी, आजकल वो रशिया में मेडिकल MBBS की डिग्री कर रही हैं। तो FSC में मैं उनको बायो पढ़ाता था, वो मेरे पास आते थे बहन भाई। तो उन्होंने ना घर लिया शहर के अंदर, मुझे इनवाइट किया। तो मैं जब गया तो उनकी जो अम्मी है ना, वो मेरे सामने बैठ के बहुत सारी देर और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती रही। मैं उनको क्या कहता, मैं कहता वजह क्या, कहती जी मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तो मैंने कहा आज दूसरा दिन है, कल आप लोग शिफ्ट हुए हैं, अभी से आपको कैसे दिल लगेगा? नहीं बेटा मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं पीछे भी नहीं जा सकती, बच्चों की पढ़ाई का मामला है। तो बात करने का मकसद ये एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम होते हैं। जब हम बच्चे को इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी भी नई सिचुएशन में ख़ुद को एडजस्ट कर लेगा, तो ये बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म होगी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक, अब ह्यूमनिस्टिक कहती है कि प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि ह्यूमन जो नेचर है, इसको जो चीज़ जो हमारे एक्सपीरियंस से सेटिस्फाई करते हैं ना, वो रियलिटी है, वो ट्रू है, ठीक है। व्हाट सेटिस्फाइज ह्यूमन नेचर इज़ ओनली ट्रू एंड रियल, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिज़ायर नीड आर डेवलप्स लाइफ। तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ना ह्यूमन नेचर की, ये प्राइम इम्पोर्टेंस है। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ में आपकी प्राइम इम्पोर्टेंस क्या हो, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स हो। एंड लास्ट है एक्सपेरिमेंटल, तो ये कहते हैं कि हर वो नॉलेज जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो रियल होगा, अदरवाइज़ नहीं। यानी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो चीज़ वेरीफाई होगी वो रियलिटी है, इसके अलावा नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है। फेमस सेइंग ऑफ चार्ल्स सैंडर्स पायर्स इज़
थॉट मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, कि आपकी थॉट जो है वो एक्शन प्रोड्यूस करें। मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूजन अगर कोई है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर जो है इंशाल्लाह ताला कल इनको अगली दो पढ़ के फिर एक दफ़ा फिर कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे। 2 मिनट सिर्फ वेट करेंगे। आइडियलिज़म हमने बात की, आइडियलिज़म प्लेटो ने दी है, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्पिरिचुअलिज़म है। इसका सारे का सारा फोकस आइडियाज़ के ऊपर, माइंड के ऊपर, स्पिरिट के ऊपर होता है, थिंकिंग थॉट के ऊपर होता है। ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, रूहानी इल्म, जो कहाँ से मिलता है? अल्लाह ताला से। हमने तो अल्लाह ताला को नहीं देखा हुआ ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात से जो आने वाला नॉलेज है वो कौन सा होगा? स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज वो रियलिटी है। रिलीजियस फिलोसफीज़ को कहा जाता है मैटर के ये अगेंस्ट है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ये फोकस करती है। लेक्चर मेथड इनका टीचिंग मेथड है, ठीक है। और साइकोसेंट्रिक इसको कहा जाता है, ये रियलिज़म के टोटली अगेंस्ट है। ये मैटर को इम्परफेक्ट समझते हैं, ठीक है। टीचर इसमें डोमिनेंट होता है, स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है? पैसिव होता है, वो डिपेंडेंट होता है टीचर के ऊपर, बच्चे को फ्रीडम नहीं दी जाती। ये रिपब्लिक इसने लिखी है, और रिपब्लिक के अंदर ही इसने दो तरह की वर्ल्ड का जिक्र किया, मेंटल और स्पिरिचुअल का। मेंटल को इसने रियल कहा है, मेंटल स्पिरिचुअल को। और दूसरी जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, यानी फिज़िकल वर्ल्ड है, इसको इसने रिजेक्ट किया है। टॉपियन सोसाइटी का भी इसने इसी के अंदर जिक्र किया अपनी किताब रिपब्लिक के अंदर। फिर आता है रियलिज़म, इसको ऑब्जेक्टिविज़म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फिज़िकल वर्ल्ड, मैटर, बॉडी के ऊपर बिलीव करता है। ये कहते हैं ये आइडियलिज़म के टोटली अगेंस्ट हैं। ये माइंड के ऊपर आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं और फिज़िकल वर्ल्ड को, एक्सपीरियंसेस को प्रेफर करते हैं। इन्होंने साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, इन्होंने ऑब्जर्वेशन और इसके साथ साथ जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, इन तीन के ऊपर ये फोकस करते हैं। और ये कहते हैं कि वैल्यूज़ परमानेंट नहीं होती, और इनके नज़दीक जो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट है स्किल डेवलपमेंट से ये होनी चाहिए, और बच्चे को मटेरियल वर्ल्ड की इंक्वायरी के बारे में अवेयरनेस देना। करिकुलम जो है वो इनका फ़िज़िकल साइंसेस का होता है। डिसिप्लिन इनमें, टीचिंग मेथड जो इनके होते हैं तो इनमें इंडक्टिव, एक्सपेरिमेंटल, फील्ड ट्रिप, ऑब्जर्वेशन है, यूज़ ऑफ हेवी एड्स हैं, बुकिश नॉलेज के ये अगेंस्ट हैं। बच्चे को आज़ादी नहीं दी जाती और टीचर इसमें डोमिनेंट रहता है। जॉन लॉक ने टेबुला रासा थ्योरी दी थी कि बच्चे का माइंड ब्लैंक स्लेट है और इसको स्कूल फील करता है। प्रैग्मेटिज्म कहती है कि माइंड और मैटर दोनों रियल नहीं हो सकते अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, और दोनों रियल है अगर हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो चार्ल्स सैंडर्स पायस ने दी थी, अमेरिकन इसका ओरिजिन है, डेवी इसके सपोर्टर हैं। ये कहते हैं कि थाट जो है वो मस्ट प्रोड्यूस एक्शन, थाट्स को एक्शन प्रोड्यूस करने चाहिए। यूटिलिटेरियन फिलोसफी है, प्रैक्टिकल फिलोसफी है। इनके नज़दीक जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये डायनामिक है, चेंज हो रही है, वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, हर तरह का प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस यानी इनका फंडामेंटल ट्रूथ है। ये कहते हैं कि चेंज इज़ एसेंस, जो है वर्ल्ड या रियलिटीज़ जो कि चेंज हो रही हैं, तो ये इनका स्लोगन है कि चेंज इज़ एसेंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी यानी ये वर्ल्ड जो है वो इम्परफेक्ट है, ये चेंज हो रही है। मेटाफिज़िक्स को ये फ़िलोसफी का एरिया ही नहीं मानते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि रियलिटी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, यूटिलिटेरियन होनी चाहिए, एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है उसको ये प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। करिकुलम जो है इनका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, बच्चे के डेली लाइफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल बनाना, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को क्रिएट करना, सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना। इनके जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले यूटिलिटेरियन यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। बच्चे को ये फ्रीडम देते हैं और टीचर इसमें फ्रेंड और गाइड होता है। और टीचिंग मेथड इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी मेथड होते हैं। जी क्वेश्चन आप लोगों के?